हेलो फ्रेंड, इलेक्ट्रिकल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम डिस्कस करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल के लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। फ्रेंड्स, यह बेसिक इलेक्ट्रिकल पर आपको सेकंड लास्ट वीडियो है। इसके बाद बेसिक इलेक्ट्रिकल पर आपको एक वीडियो और मिलेगा। उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइए कि उसके बाद हम कौन सा मतलब कि एमसीक्यू आपको लेकर आएँ, इलेक्ट्रिकल मशीन का या फिर पावर सिस्टम का। ठीक है, तो जिस हिसाब से मतलब रहेगा वेटेज, उस हिसाब से हम आपको इलेक्ट्रिकल मशीन या फिर पावर सिस्टम का लेके आएंगे, जिसमें कि आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। ठीक है, अगर फ्रेंड्स हम बात करें तो अगर आप चाहो तो प्रैक्टिस सेट लेना चाहो तो प्रैक्टिस सेट ले सकते हो, क्योंकि ये देखिए प्रैक्टिस सेट के लिए अगर आपको हम बात करें तो प्रैक्टिस सेट में आप देखोगे कि तकरीबन आपको मिल जाएगा। देखिए प्रैक्टिस सेट आपको 17 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे इसमें, इस पीडीएफ में। तो आप चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, 17 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे जो कि जेई इलेक्ट्रिकल के लिए हैं। किसके लिए हैं? जेई इलेक्ट्रिकल के लिए हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो और अगर आप चाहिए तो आप पीएसयू के लिए, जैसे कि ठीक है, जो कि मेडजी द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा? मेडजी द्वारा। तो ये बेसिक प्लस एडवांस लेवल दोनों है इसमें। ठीक है, इलेक्ट्रिकल मशीन यानी इसमें सेपरेट सेपरेट चैप्टर का है, हर एक चैप्टर का अलग अलग है और सबका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। तो आपको अगर पसंद है तो मेडजी वाला भी ले सकते हैं, नहीं तो फिर प्रैक्टिस सेट जिसमें 17 प्रैक्टिस सेट हैं और उसमें आपको क्वेश्चन लगभग 2000 प्लस क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, और मेडजी वाले में भी आपको लगभग सबके तकरीबन आके आपको 3000 एमसीक्यू मिल जाएंगे, जो कि किसी भी जेई एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो आप चाहिए तो ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान से देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है कि टू कंडक्टर ए एंड बी ऑफ सेम मटेरियल एंड लेंथ एल एंड 2l have radius r and 2r respectively, the ratio of their specific resistance will be। यानी दो चालक हैं, ए व बी समान तत्व के हैं। उनको किस मटेरियल को, उनका मटेरियल कैसा है? समान है, यानी सेम मटेरियल है, जिसकी लंबाई एल है और 2l है और जिसकी त्रिज्या आर है और 2r है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा? बस इतना आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, 1 संबंधे 1, 1 संबंधे 2, 1 संबंधे 4, 1 संबंधे 8। तो क्या होगा बताइए? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना, वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए क्यों ये वाला सही हुआ, क्योंकि आपको इतना पता है कि आर बराबर जो होता है रो एल बाई ए होता है। क्लियर है, इतनी चीज़ आप जानते हो फॉर्मूला। लेकिन इसमें क्या है, ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी जिसको आप रजिस्टिविटी कहते हो, यह बेसिकली डिपेंड करती है आपकी मटेरियल के ऊपर। अगर आप मटेरियल सेम है तो उसकी रजिस्टिविटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, जब जाके आप मटेरियल को चेंज करोगे फिर आपकी जो रजिस्टिविटी है वो क्या होगी? चेंज होगी। अदरवाइज इसकी रजिस्टिविटी चेंज नहीं होती है। याद रखना, रेजिस्टेंस चेंज होगा, लंबाई रेडियस को चेंज करने से रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है, लेकिन रजिस्टिविटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर सेम मटेरियल का है तो। अगर सेम मटेरियल का है तो, जब सेम मटेरियल नहीं बोलता तो उस कंडीशन में फिर हम देखते हैं कि आपका आंसर जो है कुछ अलग आता है। बट यहाँ पे मटेरियल क्या बोल दिया है? सेम। इसलिए जो रो होगा यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसको आप रजिस्टिविटी कहते हो, वह क्या रहेगा? सेम रहेगा दोनों मटेरियल के लिए। तो दो मटेरियल की रजिस्टिविटी अगर सेम है तो उनका रेशियो आप करोगे तो 1:1 ही आएगा। क्या आएगा? 1:1 आएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ़ द लेंथ ऑफ ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज यूनिफॉर्मली स्ट्रेच्ड टू n टाइम्स इट्स ओरिजिनल वैल्यू इट्स न्यू रेजिस्टेंसेस। अब देखिए क्या है कि यदि एक आर प्रतिरोध वाले तार को इसके वास्तविक मान से n बार समान रूप से खींचा जाए तो इसका नया प्रतिरोध क्या होगा? अब देखिए एक आर प्रतिरोध था, कोई मटेरियल था, उसको आपने n टाइम क्या कर दिया? स्ट्रेच कर दिया। जब n टाइम हम किसी चीज़ को स्ट्रेच करते हैं, यानी चाहे जितने टाइम्स उसको स्ट्रेच करते हैं, तो उसका जो वॉल्यूम होता है ना, वो नहीं चेंज होता। वो क्या होता है? नॉट चेंज, नॉट चेंज। ठीक है, तो याद रखना जब भी किसी मटेरियल के रेजिस्टेंस की अगर बात की जाए और उसमें उस मटेरियल को आप स्ट्रेच कर रहे हो, तो उस कंडीशन में उस मटेरियल का जो वॉल्यूम होगा यानी उस पार्टिकुलर
जो सर्किट का वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, नहीं चेंज होगा। जब वॉल्यूम अगर नहीं चेंज होगा तो उस कंडीशन में आपका जो बन जाएगा वो बनेगा एन स्क्वायर आर। यह क्वेश्चन हमने कितनी बार सॉल्व करवाया है, लेकिन आप ये जानते रहो एन स्क्वायर आर आपका क्या होगा। जब भी हम किसी मटेरियल को स्ट्रेच करते हैं उसका नया रेजिस्टेंस जो बनता है, जितने टाइम्स आपने उसको स्ट्रेच किया है उसी का स्क्वायर कर देंगे और जो पुराना वाला रेजिस्टेंस रहेगा उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। और यूथ पब्लिकेशन की वीडियो अगर आप लोग देख रहे होंगे तो उसमें आपको ये सब चीज़ें मिली होंगी, क्योंकि इसमें हमने पूरा एक्सप्लेनेशन से किया है। और यहाँ पे कोई वो नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इसको मैंने कई बार करवाया है तो आपको ये पता होना चाहिए। ओके, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है ओम्स लॉ इन ए पॉइंट फॉर्म इन फील्ड थियरी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, यानी क्षेत्र सिद्धांत में बिंदु रूप में ओम नियम को किस रूप में अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, अब देखिए फील्ड थियरी में आपसे पूछ रहा है जो ओम का नियम होता है वो कैसा होता है फील्ड थियरी में। तो अगर आपको याद है तो बहुत आसान है, क्योंकि ये होता है फील्ड थियरी में जे बराबर सिग्मा इंटू ए ई। ठीक है, ई जो होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी, जिसको आप, ठीक है, और जे जो होता है वो क्या होता है, डेंसिटी, करंट डेंसिटी। ठीक है, तो इनके बीच में ये रिलेशन होता है, जे बराबर सिग्मा इंटू ई। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। ऑप्शन पढ़िए ध्यान से, क्या है, डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर, कंपोजिशन ऑफ कंडक्टर मटेरियल, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, बोथ ए एंड बी। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जो चालक का विशिष्ट प्रतिरोध होता है ना, मैंने अभी बताया कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी जो होती है वो डिपेंड करती है कंडक्टर के मटेरियल पर, यानी कंपोजिशन ऑफ कंडक्टर मटेरियल, कि आपने किसी भी कंडक्टर को किस मटेरियल का बनाया है उस पर डिपेंड करेगी, बाकी और किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टिविटी कहीं कहीं पे ये क्या होती है, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है। ठीक है, तो टेम्परेचर ऑप्शन में आपको बहुत कम देखने को मिलता है, ज़्यादातर आपको ऑप्शन में हमेशा जब भी क्वेश्चन बनेगा तो क्या बनता है, मटेरियल। ठीक है, तो आप इस चीज़ को याद रखना, लेकिन ये भी याद रखना कि इस पर भी डिपेंड करेगा, लेकिन ये वाला मिलता कम है। ठीक है, जिससे होता है, लेकिन क्वेश्चन जब भी बनता है तो वहाँ पे मटेरियल वाला ही मतलब दिया रहता है हमेशा, और इसी को हम जानते हैं। तो टेम्परेचर भी याद रखो, कभी कभी हो सकता है ऑप्शन चेंज करके मिल जाए आपको, मटेरियल का ना मिले, टेम्परेचर मिल जाए, तो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल पोजेस द लीस्ट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी निम्नलिखित में कौन सा सबसे कम विशिष्ट प्रतिरोध रखता है, सबसे कम विशिष्ट प्रतिरोध कौन रखता है, एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर, आयरन। अब देखिए सबसे कम क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टिविटी सबसे कम वही रखेगा जिसका कंडक्टेंस ज़्यादा होगा, यानी जिसका रेजिस्टेंस कम होगा। क्लियर है, तो इन सब मटेरियल में आपको दिख रहा होगा कि सबसे कम जो मतलब कि रेजिस्टेंस होता है वो सिल्वर का होता है, यानी सिल्वर की कंडक्टिविटी जो होती है वो क्या होती है, हाई होती है। सिल्वर की कंडक्टिविटी क्या होती है, हाई होती है, इसलिए जो सिल्वर होता है उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी जो होती है वो क्या होती है, लीस्ट होती है, कम होती है। क्या होती है, बहुत कम होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एन इंसुलेटर इज, अचालक के प्रतिरोध का ताप गुणांक है, पॉजिटिव एंड इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, निगेटिव एंड इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, निगेटिव एंड डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, पॉजिटिव एंड डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। अब देखिए क्या कह रहा है कि जो एक इंसुलेटर होता है, अब देखिए एक इंसुलेटर की अगर बात करें तो इंसुलेटर का मतलब होता है कि जिसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, जीरो। एक प्योर इंसुलेटर की बात करें तो कंडक्टिविटी जीरो और रजिस्टिविटी क्या होती है, इनफाइनाइट, यानी कंडक्टेंस उसका जीरो होता है, रेजिस्टेंस उसका क्या होता है, इनफाइनाइट। यानी कि एक इंसुलेटर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो निग्लिजिबल होते हैं, ना के बराबर होते हैं। इतनी चीज़ क्लियर है, तो फिर उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होगा, टीसी, क्या पॉजिटिव होगा क्या निगेटिव होगा। अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट कुछ होगा तो क्या वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर या डिपेंड नहीं करेगा टेम्परेचर पर, यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो क्या होगा, निगेटिव। पहली चीज़ तो याद रखो कि एक इंसुलेटर का टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, निगेटिव, और वह डिपेंड करता है किस पर, टेम्परेचर के ऊपर।
निगेटिव होता है और डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। उसके बाद अगर यहाँ पे इंसुलेटर नहीं होता, सेमीकंडक्टर होता, ठीक है, सेमीकंडक्टर होता, तो सेमीकंडक्टर का भी जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है और डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, याद रखना है। और अगर आपको कंडक्टर दिया होता, ठीक है, कंडक्टर क्या रहता, कंडक्टर रहता, तो वह भी क्या करता, डिपेंड रहता, सॉरी उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता, पॉजिटिव, और वह डिपेंड करता किस पर, टेम्परेचर पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी अगर कंडक्टर होता तो याद रखें कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है उसी के हिसाब से आप उसका आंसर दें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 4 रेजिस्टेंस 80 ओम, 50 ओम, 25 ओम एंड are connected in parallel. Current through 25 ohm resistance is 4 ampere. Total current of supply is 10 ampere. The value of R will be. देखिए क्वेश्चन थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है, बस ध्यान से लगाइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए अगर हम बात करें तो थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। अब देखिए इधर मैं लिख रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। 4 रेजिस्टेंस है, चारों चारों पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक। 4 रेजिस्टेंस हम बना लेते हैं, चारों चारों किस में कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट है, ठीक। इतनी चीज़ कनेक्ट है, आपको पता है। एक कितना है 80 ओम है, एक कितना है 50 है, एक कितना है 25 है, एक कितना है R है, ठीक। और क्या कह रहा है, कनेक्टेड करंट थ्रू 25 ओम। अभी देखिए जो 25 ओम है यहाँ से करंट कितनी फ्लो हो रही है, 4 एम्पियर। यहाँ से करंट कितनी फ्लो हो रही है, 4 एम्पियर। टोटल करंट ऑफ द सप्लाई इज 10 एम्पियर। यहाँ से कितनी करंट जा रही है, 10 एम्पियर। टोटल करंट कितनी है, 10 एम्पियर। द वैल्यू ऑफ आर, इसी आर का क्या बताना, वैल्यू बताना है। तो इतनी चीज़ आपको दी हुई है, तो क्या आप निकाल सकते हो। अच्छा एक चीज़ अब बताओ, इतना फिगर देखने के बाद आप मेरे को एक चीज़ बता सकते हो कि पैरेलल सर्किट है अगर आपके पास, पैरेलल सर्किट, ठीक है, पैरेलल सर्किट है, तो पैरेलल सर्किट में करंट सेम होता है कि वोल्टेज सेम होता है, हर एक ब्रांच के अकॉर्ड मतलब कि एक्रॉस, तो आप कहोगे कि वी जो होता है वो सेम होता है, किसी के भी एक्रॉस आप निकाल लो, कहीं पे भी निकाल लो, यहाँ पे भी वही वोल्टेज मिलेगा, यहाँ पे भी वही, यहाँ इस वाले में भी, इस वाले में भी, सब जगह वोल्टेज आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। इतनी बात तो आपको पता है। अगर इतनी बात आपको पता है तो इस ब्रांच से कितनी करंट जा रही है, 4 एम्पियर की, क्लियर है। यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है, 25 ओम। तो यहाँ का वोल्टेज आप बता सकते हो, कहो बताओ, बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो, यहाँ का वोल्टेज तो बता ही सकते हो, हाँ एकदम बता सकते हो यहाँ का वोल्टेज कितना होगा। तो यहाँ का जो वोल्टेज होगा 25 गुणे 4 यानी 100 वोल्ट होगा। कितना होगा, आई इंटू आर होता है ना वोल्टेज, तो आई इंटू आर। तो यहाँ पे अगर 100 वोल्ट है तो यहाँ पे भी 100 वोल्ट होगा, यहाँ पे भी 100 वोल्ट होगा, यहाँ तो 100 वोल्ट है ही, यहाँ पे भी 100 वोल्ट ही होगा। क्लियर है इतनी चीज़, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है ना, क्लियर तो है ना एकदम। चलिए उसके बाद अब हम बात करें, हर सबके क्रॉस मतलब कि 100 वोल्ट आ गया है, ठीक है। एक रेजिस्टेंस ये था, एक रेजिस्टेंस ये था, एक रेजिस्टेंस ये था, एक रेजिस्टेंस ये था, ठीक। ये था 80 ओम, ये था 50 ओम, ये था 25, ये तो आर था ही। यहाँ से 10 एम्पियर जा रही है टोटल करंट, यानी जो सोर्स करंट है। तो 80 के यहाँ कितना वोल्टेज है आपको, 100 वोल्ट है, तो 100 वोल्ट है तो मान लीजिए, हम मान लेते हैं यहाँ पे करंट कितनी होगी, I80। I80 करंट कितनी हो, वोल्टेज बटे रेजिस्टेंस, वोल्टेज कितना है 100 बटे रेजिस्टेंस कितना 80। क्लियर है ना इतनी चीज़। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस इतना मतलब 100 बटे 80, तो यहाँ पे करंट कितनी होगी, तो निकालेंगे तो 1.25 एम्पियर आएगा, ठीक है। निकाल के देख लेना, यहाँ पे करंट कितनी आएगी, 1.25 एम्पियर। क्लियर है। यहाँ पे कितनी करंट आएगी, तो 50 है, यानी 100 वोल्ट यहाँ है, वोल्टेज 100 है, रेजिस्टेंस 50 है, तो करंट कितनी आ जाएगी, 2 एम्पियर। करंट कितनी आ गई, 2 एम्पियर। यहाँ पे कितनी है, 4 एम्पियर, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पे 4 एम्पियर थी 25 वाले में, 25 वाले में कितनी थी, 4 एम्पियर। अब देखिए यहाँ पे थी 1.25, ठीक है, 1.25, यहाँ 2, यहाँ 4, टोटल करंट कितनी हो गई, 1.25, 2, 4, 4 तो 6, एक साथ 7.25, टोटल करंट कितनी हो गई, 7.25 हो गई। पहले ध्यान से समझो, इस ब्रांच में, इस ब्रांच में, इस ब्रांच में टोटल करंट तीनों ब्रांच में कितनी हुई, 7.25। तो इस ब्रांच में करंट पता है आपको, नहीं पता है, और यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस भी नहीं पता है कि हम करंट निकाल लें, लेकिन हमें एक चीज़ पता है, टोटल करंट
कौन सी पता है? टोटल करंट पता है। तो टोटल करंट जब पता है तो इस टोटल करंट से हम इन तीनों करंट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारी इस ब्रांच में करंट आ जाएगी। तो 10 एम्पियर से है, हम क्या करेंगे 10 माइनस कर देंगे जो तीनों ब्रांच में करंट थी, तीनों ब्रांच की जो करंट थी वो मिलके कितना हो रही थी 4 2 6 1 7.25 7.25 माइनस कर देंगे 2.75 एम्पियर आ जाएगी। कितना आ जाएगी 2.75 एम्पियर। अब देखिए उसी में मैंने क्या किया है कि जो रेजिस्टेंस आर था, ठीक है, मान लीजिए मैं टोटल नहीं बना रहा हूँ, तो यहाँ से कितनी करंट गई 2.75 और यहाँ इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना मिल रहा था 100 वोल्ट, क्योंकि ये भी पैरेलल में कनेक्ट था, यहाँ पे 100 वोल्ट मिला। तो क्या आप रेजिस्टेंस का मान निकाल सकते हो? आर बराबर हो जाएगा वी बटे आई, वी का मान है 100 बटे आई का मान है 2.75 तो निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 36.36। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, समझने की बात थी। अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत ही गुड क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला भी इसी तरह से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने की बात है बस। देखिए क्या है, 3 पैरेलल रेजिस्टेंस ब्रांच आर कनेक्टेड अक्रॉस ए डीसी सप्लाई। What will be the ratio of the branch current I1 ratio I2 ratio I3 if the branch resistance are in the ratio of R1 ratio R2 ratio R3 डबल रेशियो R2 रेशियो 4 रेशियो 6। अब देखिए क्या है क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। क्वेश्चन की मीनिंग की अगर बात करें तो आपके सामने I1 है, I1 रेशियो I2 और I3 आपको ये दिया है, ठीक है, और इसको एक डीसी सप्लाई के क्रॉस जोड़ा गया है और तीनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्ट है। इतनी बात तो कंफर्म है। अगर इतनी बात कंफर्म है तो R1 रेशियो R2 R3 का जो रेशियो हो कितना दिया है 2:4 रेशियो 6। अब देखिए पैरेलल में अगर कनेक्ट थे तो सभी रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो सेम होगा, कोई डाउट नहीं है ना, कोई डाउट नहीं। जब सभी के क्रॉस जो मतलब रेजिस्टेंस होगा वो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो सेम होगा, तो आई जो होगा प्रोपोर्शनल होगा 1/r के, आई प्रोपोर्शनल होगा 1/r के। इतनी चीज़ तो क्लियर है ना। तो अगर मैं कहूँ, चलिए इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ध्यान से देखिए। अगर मैं कहूँ तो I1 रेशियो I2 रेशियो I3 बराबर 1 रेशियो R1 रेशियो 1/R2 रेशियो 1/R3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि हमें पता है कि जब वोल्टेज क्या है हमारा कांस्टेंट है, यानी सबके क्रॉस सेम है, तो I1 जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा 1/R1 के। तो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इतनी चीज़ आप बताओ। लिख सकते हैं तो 1/R1 का मान कितना दिया है 2 रेशियो 1/4 रेशियो 1/6 इतना हो गया। अब देखो इसमें क्या करना है, इनका एलसीएम ले लो, क्योंकि अगर आप रेशियो पढ़े होंगे तो आपको पता है कि जो नीचे के चीज़ को हटाना है तो सब पहले तो इनका एलसीएम ले लो। इनका एलसीएम लेंगे तो 12 होगा, कितना होगा 12, तो 12 का गुणा यहाँ करेंगे तो 6 होगा, ठीक है। 12 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 से डिवाइड होगा 6 होगा रेशियो, फिर यहाँ 12 4 से डिवाइड करेंगे 3 होगा, फिर रेशियो 12 6 से डिवाइड करेंगे 2 होगा, तो 6 रेशियो 3 रेशियो 2 हो जाएगा। यानी जो I1 रेशियो I2 रेशियो I3 है वह हमारा कितना मिल जाएगा 6 रेशियो 3 रेशियो 2 मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। क्लियर है। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, बट कोई बात नहीं, आप ध्यान से समझ जाओ। टू रजिस्टर R1 and R2 give combined resistance of 4.5 ohm when in series and 1 ohm when in parallel the resistance are। अब देखिए कहने का क्या मतलब है कि R1 और R2 मतलब R1 एंड R2 सीरीज में हैं तो फिर 4.5 ओम दे रहे हैं, और R1 R2 जब पैरेलल में हैं तो फिर कितना दे रहे हैं 1 ओम दे रहे हैं। तो फिर अलग अलग इनका रेजिस्टेंस निकालो, आप अलग अलग रेजिस्टेंस निकालो। अब देखो क्या मतलब है ऐसे रेजिस्टेंस को। अगर मैं कहूँ ऐसे क्वेश्चन को ना आप सॉल्व करना चाहो तो तरीका है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। 2 रेजिस्टेंस है पैरेलल में कनेक्ट है, तो हमने बताया था कि R1 R2 बटे R1 प्लस R2 ऐसे लिख सकते हो, और उनका कॉम्बाइंड रेजिस्टेंस कितना दिया 1 ओम दिया है, और 2 रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हैं तो R1 प्लस R2 बराबर 4.5 ओम दिया है। एक तरीका तो इतना तो पहले आप लिख सकते हो,
फिर क्या करो, R1 प्लस R2 की जगह पे आप क्या रख दो 4.5 ओम, तो R1 इंटू R2 का मान भी कितना हो जाएगा 4.5 ओम हो जाएगा। तो R1 प्लस R2 आपको पता है, लेकिन आपको R1 माइनस R2 नहीं पता है, तो पहले R1 माइनस R2 आपको निकालना पड़ेगा, फिर R1 निकालना पड़ेगा और R2 निकालना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ना प्रोसेस लंबा हो जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि ये फिर मैथमेटिकल थोड़ा सा लंबा बढ़ जाएगा। तो आपको लंबा नहीं बढ़ाना है, आपको क्या करना है कि ऑप्शन पे चलिए आप देखिए, श्रेणी कनेक्शन में यानी कि जो सीरीज है वो उनका कंबाइन रेजिस्टेंस कितना आ रहा है 4.5 ओम, यानी R1 प्लस R2 का मान कितना आ रहा है 4.5 ओम। तो ऑप्शन में चलिए, ऑप्शन में से आप देखिए 2 और 2 कितना हो जाएगा 4.5 क्लियर है, 1 और 3.5 कितना हो जाएगा 4.5 ओम, 1.5 और 3 कितना हो जाएगा, ये भी 4.5 हो रहा है, ये भी, यानी कि जो चारों ऑप्शन है ये कितना 4.5 बन रहा है। लेकिन पैर देखो अभी क्या था, श्रेणी वाले से तो चारों वाले मतलब परफेक्ट हो रहे हैं, चारों सही हो रहे हैं श्रेणी से, लेकिन पैरेलल से कौन सा परफेक्ट हो रहा है ये आपको देखना है। तो पैरेलल से आप देखोगे तो 2 R1 इंटू R2 होता है ना, तो 2 गुणे 2.5 बटे 4.5, तो क्या ये डिवाइड हो पाएगा, एक आ सकता है, कोई रीज़न है, 2 25 10 होगा, 2 दूनी 4 1 5, तो 5 बटे 4.5 होगा, जो कि एक नहीं आएगा। तो ये ऑप्शन जो होगा ये गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, सेकेंड 1 गुणे 3.5 बटे 4.5, तो क्या ये एक आ सकता है, एक से कम आएगा, ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, 1.5 गुणे 3, ठीक है, फिर इनका R1 प्लस R2 तो 4.5, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 15 5, 3 1 3 1 4, 4.5 बटे 4.5 कैंसिल हो गया, आपका कितना आ गया, एक आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना, इसका वैल्यू क्या होगी, एक होगी जब पैरेलल में कनेक्ट होगा, और सीरीज में कनेक्ट करेंगे 4.5 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी ही जो होगा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी ही इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या है, फॉर द सर्किट शोन बिलो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी। अब ये सर्किट आपको दिखाई गई है, इस सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना है। क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अब देखिए क्या कहने का मतलब है, ये सर्किट आपको दिख रही है, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, सर्किट आपको दिख ही रही है, ठीक। तो जब सर्किट आपको दिख रही है तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है आपको। अब इसमें देखिए, ये पॉइंट एक है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट ए है, ये सब क्या है कि सेम पोटेंशियल पर है। क्यों सेम पोटेंशियल पर, क्योंकि इनकी यहाँ से लेके यहाँ तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है, बीच में कोई ब्रांच नहीं कनेक्टेड है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ का जो पोटेंशियल होगा यहाँ का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, और यहाँ का जो पोटेंशियल है यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इनका एक अलग से फिगर अगर आप बनाना चाहो तो एक फिगर आप बनाओगे, तीनों की तीनों ब्रांच किसमें कनेक्टेड मिलेंगी आपको, पैरेलल में कनेक्टेड मिलेंगी। तीनों की तीनों ब्रांच कैसे कनेक्टेड मिलेंगी, पैरेलल में, जिसमें से एक जैसे ये वाला पॉइंट ए वाला यानी ए और ये बी होगा, मान लेते हैं हम कि ये वाला पॉइंट ए था, ये बी हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद एक हमारी ब्रांच कौन सी मिलेगी, ए वाली और ए वाली, ठीक है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, सी और डी, और एक तो ये हमारी ब्रांच थी ही, यानी 12 12 12, तीनों की तीनों किस में कनेक्टेड मिलेंगे आपको, पैरेलल में कनेक्टेड मिलेंगे। अगर तीनों के तीनों पैरेलल में कनेक्टेड मिल रहे हैं तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हो कि 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12, तो 12/3 आ जाएगा 4 ओम, ठीक है। मैं डायरेक्टली निकाल के बता दे रहा हूँ, तीनों पैरेलल में है, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन हमने कितनी बार पढ़ा है। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 4 ओम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 resistance each of R ohm are connected to form a triangle. The resistance between any two terminal will be। अब देखिए क्या है, 3 R ohm के प्रतिरोध एक त्रिभुज के फॉर्म में जुड़े हुए हैं, किसी दो टर्मिनल के बीच का प्रतिरोध कितना होगा, किसी दो टर्मिनल के बीच का प्रतिरोध कितना होगा। तो अगर हम बात करें कि जैसे एक ट्रिंगल बना देते हैं, ये ट्रिंगल बन गया हमारा, ठीक है, त्रिभुज बन गया, और किन्हीं दो टर्मिनल के बीच में पूछा है, ठीक। ये मान लीजिए टर्मिनल हमारा ए है, ये बी है, ऐसे बन गया।
ये भी आर है, ये भी आर है और ये भी आर है। ठीक, तो 3 ए बन गया। तो आर आर ये दोनों किस में अब कनेक्टेड, अब इसका क्या बताना है, इन्हीं के बीच में रेजिस्टेंस बताना है। तो ए आर और ये आर ये दोनों किस में कनेक्टेड हो गए, ये दोनों कनेक्ट हो गए सीरीज में। तो आर आर और आर कितना हो जाता, 2R हो जाता है। ठीक है, एक बार फिर से फिगर आप देख लीजिए। चलिए ऐसे ही फिगर देख लेते हैं। ये भी आर था, ये भी आर था, ये भी आर था। ठीक है, तो ये दोनों किस में है, सीरीज में। तो इनका कितना हो जाएगा, 2R। और 2R जो होगा पैरेलल होगा आर के संग, तो पैरेलल कर देंगे आर के संग। ठीक है, तो 2R पैरेलल में होगा आर के संग, तो इनका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 2R गुणे आर बटे 3R। ठीक है, 1 से R कट जाएगा तो 2/3R बचेगा, 2/3 R, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में आपको दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है और इसका करेक्ट आंसर भी यही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। इन नेटवर्क हैविंग मोर देन वन सोर्स इज नोन एज, एक नेटवर्क एक से अधिक स्रोत नेटवर्क के रूप में भी जाना जाता है। तो क्या होता है, एक्टिव क्या होता है, आपको यही पूछा गया है। तो पैसिव होता है, एक्टिव होता है, लीनियर होता है, नॉन लीनियर होता है। तो यहाँ क्या बोला है कि अधिक स्रोत, एक से अधिक स्रोत, स्रोत बोला है ना, सोर्स की बात की जा रही है। जब सोर्स है तो इसका मतलब वो कैसा मतलब नेटवर्क होगा, वो एक एक्टिव नेटवर्क होगा। वह क्या होगा, एक एक्टिव नेटवर्क होगा। क्लियर है, इतनी चीज़ आप याद रखना, एक्टिव और पैसिव नेटवर्क। एक्टिव नेटवर्क में वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, बैटरी वगैरह आते हैं। और पैसिव में यानी पैसिव एलिमेंट में जब हम बात करें तो रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटर आदि आते हैं। ठीक है, चलिए अगर बात करें फॉर ए वोल्टेज सोर्स है, किसी वोल्टेज स्रोत के लिए टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू द सोर्स ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज कैन नॉट एग्जिट सोर्स ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज इज ऑलवेज लोअर देन सोर्स ईएमएफ, या टर्मिनल वोल्टेज इज हायर देन द सोर्स ईएमएफ। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। मुझे लगता है कि सेकंड या थर्ड टाइम हम चैनल पर इसको कर रहे हैं। तो बहुत ही, अगर जो लोग रेगुलर देखते होंगे चैनल को, उनको ये सब चीज़ें बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगी और पता भी होगा, क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन है। थोड़ा सा केयर करने वाली बात है, क्योंकि मैंने बताया था कि इस चीज़ को आप केयर ही करना, याद ही रखना। ठीक है, तो ये इसका जो आंसर है वो है टर्मिनल वोल्टेज कैन नॉट एक्सीड सोर्स ईएमएफ। तो जो टर्मिनल वोल्टेज होगा कभी भी सोर्स ईएमएफ से ज़्यादा नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक ऑप्शन ये था टर्मिनल वोल्टेज इज ऑलवेज लोअर देन सोर्स ईएमएफ, ये भी करेक्ट है, लेकिन क्लियर है क्या कि टर्मिनल वोल्टेज कैन नॉट एक्सीड मतलब ज़्यादा नहीं हो सकता किससे, सोर्स ईएमएफ से, सोर्स ईएमएफ से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्या है, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स है, नियत वोल्टेज स्रोत है, एक्टिव एंड बायलेटरल, पैसिव एंड बायलेटरल, एक्टिव एंड यूनिलेटरल, पैसिव एंड यूनिलेटरल। ठीक है, तो जो कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स होता है वो क्या होता है, एक्टिव होता है और बायलेटरल होता है। ठीक है, सॉरी क्या होगा, एक्टिव होगा और यूनिलेटरल होगा, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स है। क्या है, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, एक आइडियल वोल्टेज सोर्स की बात होती तो अलग चीज़ है, लेकिन एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स में अगर हम कहें तो ये क्या होगा, एक्टिव होगा और यूनिलेटरल होगा। ठीक, चलिए एक आइडियल वोल्टेज सोर्स है, एक आदर्श वोल्टेज स्रोत है, तो उसका क्या बोला है कि जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस, इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस, लो वैल्यू ऑफ करंट, लार्ज वैल्यू ऑफ करंट। तो देखिए एक आइडियल वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, जीरो। अगर आइडियल नहीं होता तो एक वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है। अच्छा, एक कनेक्ट किस में होता है, सीरीज में कि पैरेलल में। तो आपका आंसर आना चाहिए कि सीरीज में होगा। एक सोर्स वोल्टेज यानी आइडियल वोल्टेज सोर्स का या फिर एक वोल्टेज सोर्स का जो रेजिस्टेंस होता है वो सीरीज में कनेक्टेड होता है और बहुत लो वैल्यू का होता है। अगर आइडियल बोल देगा तो फिर क्या होगा, जीरो कर देना आप। ठीक है, क्या कर देंगे, जीरो। और इसे करंट सोर्स होता तो पैरेलल में कनेक्ट होता है और आइडियल केस में इनफाइनाइट होगा। अगर प्रैक्टिकल की बात होगी तो फिर हाई वैल्यू का होगा। क्लियर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये डिपेंडेंट सोर्सेस, एक निर्भर स्रोत क्या है, मे बी ए करंट सोर्स एज ए वोल्टेज सोर्स, इट इज ऑलवेज ए वोल्टेज सोर्स, इट इज ऑलवेज ए करंट सोर्स, नाइदर ए करंट नॉर ए वोल्टेज सोर्स। तो क्या होगा करेक्ट आंसर। तो एक डिपेंडेंट सोर्सेज जो होता है वो क्या होता है, मे बी करंट सोर्स होगा या वोल्टेज सोर्स होगा, दो में से एक ही हो सकता है। कि जो डिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट क्या होता है कि करंट पे डिपेंड करेगा या तो वोल्टेज पे। ठीक है, क्या हो सकता है कि करंट कंट्रोल करंट सोर्स होगा या करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स होगा या वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स होगा या वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स होगा।
यही चार होते हैं आपके डिपेंडेंट सोर्सेस। वो डिपेंड करते हैं किसी न किसी वोल्टेज पर या फिर किसी न किसी करंट पर, और उनको बनते क्या हैं, लास्ट टाइम आके आपको बनते हैं एक, चाहे वोल्टेज सोर्स बनेंगे चाहे तो करंट सोर्स बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर ये जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है इसमें। अगला क्वेश्चन क्या है, द करेंट थ्रू द 2 किलो ओम रेजिस्टेंस इन द सर्किट शोन। दिए गए परिपथ में 2 किलो ओम प्रतिरोध में धारा है। अब इस 2 किलो ओम प्रतिरोध में धारा पूछ रहा है, तो अब इस क्वेश्चन को आप देख के, बहुत बड़ा फिगर देख के आप डरो मत, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो है ये क्या है, ये है व्हीटस्टोन ब्रिज का। किसका है, व्हीटस्टोन ब्रिज का है। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज है तो इसका मतलब अगर इसका मल्टीप्लाई इससे करें और इसका मल्टीप्लाई इससे करें और दोनों की वैल्यू क्या हो जाए, सेम आ जाए, मतलब बराबर आए। जैसे एक का गुणा एक में किए तो एक आया, एक का गुणा एक में किए मतलब इसका गुणा इसमें किए तब भी एक आया, तो यानी दोनों की वैल्यू क्या आ गई, सरा मतलब कि सेम आ गई। तो जब सेम आ गई तो इसका मतलब कि यह ब्रिज कैसा होगा, ब्रिज होगा बैलेंस। ब्रिज कैसा होगा, बैलेंस। अगर ब्रिज बैलेंस होगा तो इसका मतलब यह जो बीच वाला मतलब कि ब्रांच है, इससे कितनी करंट जाएगी, तो आप कहोगे कि जीरो करंट जाएगी। कितनी जाएगी, जीरो करंट। तो सिंपल है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, जीरो। ठीक है, तो 0 एम्पियर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए फटाफट एकदम लगाइए, बढ़िया क्वेश्चन है सारे के सारे। क्या है, ऑल रेजिस्टेंस इन सर्किट शोन बिलो आर of R ohm is the switch is initially open, what happened to the lamp when the switch is closed, what is the value of current। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। ये आपके सामने ये ब्रिज दिया हुआ है, कह रहा है कि नीचे दिए गए परिपथ में सभी प्रतिरोध R ohm के हैं। सारे प्रतिरोध किसके हैं, R ohm के हैं। स्विच प्रारंभ में खुला है, बल्ब में क्या घटित होगा यदि स्विच को ऑन कर दिया जाए, तो धारा I का मान क्या होगा, धारा I का मान क्या होगा, क्या होगा। ऑप्शन क्या है, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेन द सेम। आंसर डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ आर। आंसर डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ आर। अब देखिए क्या है, नीचे दिए गए परिपथ में सभी प्रतिरोध आर ओम के हैं। स्विच प्रारंभ में खुला है, बल्ब में क्या घटित होगा यदि स्विच को ऑन कर दिया जाए, तो धारा आई का मान, तो धारा आई का मान क्या होगा, रिमेन द सेम। क्या रहेगा, रिमेन द सेम। धारा आई का मान क्या रहेगा, रिमेन द सेम। अब देखिए क्यों, बात यह है कि क्यों, क्योंकि स्विच कंडीशन डज नॉट अफेक्ट द लैम्प बिकॉज पॉइंट्स ऑफ स्विच आर एट सेम पोटेंशियल ड्यू टू ब्रिज कंडीशन। तो सबके सब पोटेंशियल मतलब किस पर हैं, सेम पर हैं, मतलब हर जगह का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। इसलिए जो आपकी करंट होगी वह क्या होगी, सेम ही रहेगी। करंट क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन में अगर हम देखें तो एक ब्रिज आपको यहाँ भी दिया गया है, पूछा क्या है क्वेश्चन, आप ध्यान से पढ़ लो कि ये ब्रिज इन सोन द गिवन फिगर इफ द रेजिस्टेंस आर इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 2 किलो ओम टू 2.5 किलो ओम देन करंट विल बी। अब रेजिस्टेंस आर जो है वो पहले 2 किलो ओम था, उसको हमने 2.5 किलो ओम कर दिया, तो फिर करंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी जो I2 करंट है इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये ब्रिज है, क्या बैलेंस है क्या अनबैलेंस है, तो ये तो देखिए 2 का गुणा इसमें करेंगे एक में तो 2 होगा, 2 का गुणा इसमें एक में करेंगे तब भी 2 होगा। इसका मतलब ब्रिज कैसा है, बैलेंस। तो क्या करंट में कोई चेंज होगा, तो करंट में कोई भी चेंज नहीं होगा। करंट क्या होगी, नॉट चेंज। करंट क्या होगी, नॉट चेंज। करंट चेंज नहीं होगी। क्लियर है। अब देखिए, अब इसमें क्या है कि थोड़ा सा क्वेश्चन को समझिए कि क्या है कि नीचे दिए गए में, अब देखिए इन गिवन फिगर आर ए आर बी एंड आर सी आर 20 ओम 10 ओम एंड 10 ओम रिस्पेक्टिवली। द रेजिस्टेंस R1 R2 एंड R in ओम ऑफ एन इक्विवेलेंट स्टार कनेक्शन। यानी डेल्टा में आपको वैल्यू दी गई है और आपसे स्टार कनेक्शन में वैल्यू पूछ रहा है। क्लियर है। तो क्या आप इसको निकाल सकते हो, क्या आप इस चीज़ को निकालना चाहते हो, निकाल सकते हो। तो सिंपल है कि आप इसको निकालना चाहते हो। देखिए अब ध्यान से देखिए कैसे हम निकालते हैं। अब देखिए आर ए का मान दिया है, आर ए का आर बी का आर सी का मान दे दिया है, ये 20 10 और 10 तीन वैल्यू दी है आपको। अब निकालना है आपको R1 का मान। इस डेल्टा से स्टार में हम जा रहे हैं, तो डेल्टा से जब स्टार में जाते हैं ना, तो R1 जब निकालते हैं तो इस आर ए को छोड़ देंगे हम। क्या करेंगे, आर ए को छोड़ देंगे, इसका मल्टीप्लाई यानी आर बी उड़े आर सी बट्टे तीनों को जोड़ देंगे, आर ए आर बी आर सी,
ठीक है, यानी आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। ठीक है, आर बी गुणे आर सी अगर करेंगे तो कितना होगा, आर बी और आर सी का मान कितना दिया है, आर बी और आर सी का मान 10 गुणे 10, तो 10 गुणे 10 बटे तीनों को जोड़ेंगे तो 20, 10 10 40 हो जाएगा। तो एक 10 दाम 100, तो ये हो जाएगा 10 बटे कितना हो जाएगा, 10 बटे 4 यानी 2.5 ओम, 2.5 ओम। तो 2.5 ओम वाला एक ये ऑप्शन मिल रहा है, एक ये ऑप्शन मिल रहा है, बाकी तो सब खत्म हो गए ना। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है, तो आप निकालना चाहो निकाल लेना, आपको ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। जैसे अब अगर हम निकालेंगे R2 का मान, किसका मान निकालेंगे, R2 का, तो R2 के लिए क्या होगा कि RA होगा और RC होगा, बी वाला छोड़ देंगे, फिर RA प्लस RB प्लस RC होगा। क्लियर है। तो RA और RC का मान कितना दिया है, RA का मान दिया है आपको 20, ठीक, और RC का मान आपको दिया है 10, बटे जोड़ने के बाद आपको आ रहा है 40, तो 20 दूनी 40, 2 25 10, 5 ओम होगा। कितना होगा, 5 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए आएगा, क्योंकि बहुत ही आसान है, बस आपको फॉर्मूला याद हो तो फॉर्मूला याद होगा तो आप निकाल ले जाओगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। हाउ आर 50-100 ओम रजिस्टर कनेक्टेड सो एज टू गिवन एन इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 750 ओम। यानी कि जो 21 नंबर क्वेश्चन है, 750 ओम का मतलब रेजिस्टेंस आपको पाना है, और जो रेजिस्टेंस होगा आपके पास वो होगा 500 ओम का। उसको कैसे आप कनेक्ट करोगे कि 750 आपको मिल जाए। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बात करूँ तो 500 प्लस 500, अगर इसको सीरीज में कर रहे हैं तो कितना हो रहा है, 1000 हो रहा है। कितना हो रहा है, 1000 हो रहा है, लेकिन हमको लाना कितना है, 550 मतलब 750, 750 ओम लाना है ना। तो क्या करो, पहले देखो कि 500 पैरेलल में कर दो 500 के साथ। ठीक, तो इनको जब निकालते हैं, दो रेजिस्टेंस सेम होते हैं तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में कितना होता है, आधा, यानी 250 ओम हो जाएगा। कितना होगा, 250 ओम। यानी इससे क्लियर है कि अगर आपके पास एक रेजिस्टेंस ऐसे मिले, एक रेजिस्टेंस ऐसे मिले, एक रेजिस्टेंस ऐसे मिले, ठीक, ये भी 500 का हो, क्योंकि बोला है क्वेश्चन में सारे के सारे कैसे हो, 500 ओम हो, ये भी कैसा हो, 500 ओम हो, तो इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा, 250। इस 500 के साथ क्या हो जाएगा, पैरेलल में, जब इस 500 के साथ पैरेलल में होगा तो 500 और 250 कितना हो जाएगा, 750 होगा। तो ऑप्शन अब पढ़िए क्या है कि 3 रजिस्टर ऑफ 500 ओम ईच इन पैरेलल, 3 रजिस्टर ऑफ 500 ओम ईच इन सीरीज, 2 रजिस्टर ऑफ 5 ओम each in parallel, 2 resistance of 5 ohm each in parallel and the combination of in series with another 500 ohm resistor। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। यानी कि 3 500 ओम के रजिस्टर होंगे, 2 को हम जोड़ेंगे पैरेलल में, एक को उसी के संग में क्या जोड़ देंगे, सीरीज में जोड़ देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, 750 ओम का रेजिस्टेंस मिल जाएगा। क्लियर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है कि इन द नेटवर्क सोन इफ वन ऑफ द 4 ओम रेजिस्टेंस इज डिसकनेक्टेड व्हेन द सर्किट इज एक्टिव द करंट फ्लोइंग नाउ विल। अब देखिए क्या कह रहा है कि क्वेश्चन को अगर हम देखें तो दिखाए गए नेटवर्क में यदि 4 ओम का एक प्रतिरोध को हटा दिया जाए जब परिपथ सक्रिय हो तो प्रवाहित धारा अब क्या होगी। तो प्रवाहित धारा अब क्या होगी यही आपसे पूछा गया है। क्या वह इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, जीरो होगी, या फिर इंक्रीज वेरी स्लाइटली, इंक्रीज वेरी स्लाइटली क्या होगी, यही तो आपसे पूछ रहा है ना। तो बताइए फटाफट क्या होगा, क्या होना चाहिए। तो जो है ये क्वेश्चन नंबर 22, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, करंट डिक्रीज हो जाएगी। अब देखिए हम कैसे कह सकते हैं, देखिए कैसे, ये 24 वोल्ट है, इसको तो अभी छोड़ दीजिए। इनका जब निकालेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो ये 6 और 2 किस में है, सीरीज में, 4 और 4 किस में, पैरेलल में, तो इनका होगा 4 गुणे 4 बटे 8, तो 4 दूनी 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2। तो यानी इनका इक्विवेलेंट कितना आप लिख सकते थे, यहाँ पे 2 लिख सकते थे। तो 6 2 8 2 10, यानी टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया, 8 ओम आ गया। टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया, 8 ओम। तो करंट कितनी आ जाएगी, सॉरी 6 2 8 तो 10 आ जाएगा,
10 ओम, ठीक है, 10 ओम आएगा टोटल रेजिस्टेंस। तो करंट कितनी होगी, आई बराबर वी बटे आर। वी का मान है 24 बटे आर, आर का मान कितना है, आर का मान आ जाएगा आपका 10 आया था तो 2.4 एम्पियर, 2.4 एम्पियर। तो करंट पहले है, फिर उसमें क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि इस 4 ओम को हमने हटा दिया, एक 4 ओम को हटा दिए, तो इसका मतलब करंट अब यहाँ से जाएगी, मान लो इसको हमने हटा दिया तो करंट यहाँ से फिर ऐसे निकल जाएगी, यानी करंट तो सेम होगी ना इन तीनों में। तो जब करंट सेम होगी तो इसका मतलब एक कनेक्शन कैसा होगा, सीरीज। तो जब कनेक्शन सीरीज होगा तो 6 4 2 कितना हो जाएगा, 12 ओम। कितना हो जाएगा, 12 ओम हो जाएगा। तो फिर इस टाइम टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, 12 ओम। तो आई का मान हो जाएगा वी बटे आर, वी का मान है 24, आर का मान है 12, तो डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर आ जाएगा। पहले 2.5 एम्पियर था, जब हमने उस ब्रांच को हटा दिया तो कितना हो गया, 2 एम्पियर। तो करंट क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो जब करंट डिक्रीज हो गई तो हम कह सकते हैं कि करंट विल बी डिक्रीज। सिंपल सी बात है, करंट क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ठीक, अब देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ 240 माइक्रोफैरड सीरीज कनेक्टेड कैपेसिटर इन पैरेलल विथ 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटरीज। अब देखिए क्या है कि दो हैं 40 माइक्रोफैरड के, उनको सीरीज में जोड़ा गया है और ये पैरेलल में कनेक्टेड हैं 4 माइक्रोफैरड के साथ। बस इतना ही तो बोला गया है क्वेश्चन में ना। देखिए अगर मैं बात करूँ तो फिगर बनाएंगे तो ये था एक, ये था एक, ठीक, और ये दोनों कनेक्टेड हो गए इसके संग पैरेलल में। ठीक है, ये कितना था, 40 था, ये भी कितना था 40, और ये कितना है 4 है। ठीक है, ऐसे ही बोला है कि ये दोनों किस में कनेक्टेड है, सीरीज में, उसी के संग पैरेलल में कनेक्टेड है हमारा 4 माइक्रोफैरड। ये क्वेश्चन में बोला है, तो इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा, आपसे यही बोल रहा है, इक्विवेलेंट कितना आएगा। चलिए अब हम बात करें कि 40 माइक्रोफैरड की दो कैपेसिटर हैं, वो कनेक्टेड किस में, सीरीज में। तो सीरीज में कनेक्टेड हैं तो इनका इक्विवेलेंट जो आएगा वो आता है, सीरीज कॉम्बिनेशन कैपेसिटर की अगर हम बात करें तो होता है C1 C2 बटे C1 प्लस C2। ठीक है, जब कैपेसिटर के केस में सीरीज की बात होती है तो सीरीज में है तो 40 गुणे 40 बटे 80, तो 40 दुनिया से आ जाएगा 20, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 20 के संग अब पैरेलल में कनेक्टेड है 4 माइक्रोफैरड का, तो ये कितना हो जाएगा 20 पैरेलल विथ है 4 माइक्रोफैरड। लेकिन ये केस कैसा है, कैपेसिटर का, तो कैपेसिटर का होगा 20 प्लस 4 कर देंगे, डायरेक्टली निकल जाएगा। तो 20 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 24 माइक्रोफैरड। कितना हो जाएगा, 24 माइक्रोफैरड। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा 24 माइक्रोफैरड। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन देखिए अगला क्या है, कैलकुलेट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 14.5 ओम रेजिस्टेंस, यानी 14.5 ओम प्रतिरोध पर वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, यानी यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा। ठीक है, टोटल वोल्टेज कितना है 200 ओम, 200 वोल्ट, तो कितना होगा, यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन रूल लगाना है। वोल्टेज डिवीजन रूल क्या कहता है आपका कि वी 14.5 यही तो निकालना है आपको, टोटल वोल्टेज 200 गुणे जिसके अक्रॉस निकालना है। ठीक है, वही वाला रेजिस्टेंस रखेंगे जिसके अक्रॉस निकालना होता है, किसके अक्रॉस निकालना, 14.5 के, तो 14.5 बटे टोटल रेजिस्टेंस, यानी जितने रेजिस्टेंस है सबको जोड़ दो, जोड़ेंगे तो ये कितना होगा, 26 4 40 100, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 100 का गुणा इसमें करेंगे 2 हो जाएगा, तो 14.5 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 14.5 14 28 29 वोल्ट, कितना होगा 29 वोल्ट हो जाएगा, 29 वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट होगा। वोल्टेज डिवीजन रूल बहुत ही आसान है, कोई भी ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए हम इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको भी 24 या 25 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे ऐसे ही। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और लाइक करना ना भूलो। ओके, थैंक यू।